नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे चैनल द हरिओम पर बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही बेहतरीन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, आईआर से संबंधित है। मित्रों, इसमें हम समझेंगे कि कैसे एक पावरफुल व्यक्ति के लिए सब कुछ सामान्य होता है। और जैसे कि रामायण में लिखा हुआ है कि समर्थ के न दोष गोसाई, समर्थवान व्यक्ति के लिए कोई दोष, कोई निंदा उस पर काम नहीं करता है किसी का भी। उसी तरह से मित्रों, आज मैं आपको एक बात बता रहा हूं जो वेनेजुएला पर अमेरिका ने किया है उसके समक्ष में और उसके पर्सपेक्टिव में क्या हुआ है, क्यों हुआ है, इसका क्या कारण है और इसका इंटरनेशनल ट्रेड एंगल क्या है, इसका जो रिएक्शन, वर्ल्ड का रिएक्शन इस पर क्या है, सब हम जानते हैं। उससे पहले हम आपको एक बार पुनः बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपका सपोर्ट हम चाहते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये जो घटना हुई है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने उनके बेडरूम से उठा करके न्यूयॉर्क लाया। तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है, दोनों पक्ष जानेंगे इस पे और ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया है और इसका शुरुआत कहाँ से हुआ है। तो मित्रों, आपको हम सबसे पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताते हैं कि हिस्ट्री से ये कैसे कनेक्टेड है। हाफ ऑफ 20th सेंचुरी अमेरिका जो था वो स्ट्रॉन्ग था, इसका फ्रेंडशिप था यूएसए के साथ। और लेकिन जैसे ही 1999 में 1999 में जब वेनेजुएला में एक शासनकाल बदला, एक दूसरा राष्ट्रपति बने वहाँ के, जिनका नाम था ह्यूगो चावेज। ह्यूगो चावेज जो बने जब वहाँ के राष्ट्रपति, तो ह्यूगो चावेज ने राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अपने देश को एक सोशलिस्ट और एंटी इंपेरियलिस्ट कंट्री घोषित किया, जिससे अमेरिका बहुत नाखुश हुआ, अमेरिका बहुत नाराज हुआ। और अमेरिका की नाराजगी इस कदर हुई कि उस तब के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने चावेज के खिलाफ कू डिटेट घोषित कर दिया और उसको बंदी बनाने की सोची बात। लेकिन किसी कारणों से उन्होंने ये काम नहीं किया, लेकिन टसल उसी टाइम से स्टार्ट हो गया। मित्रों, धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, टसल बढ़ता गया। अमेरिका ने, वेनेजुएला ने यूएसए के जो एम्बेसडर थे, जो एम्बेसी है, और एम्बेसडर एग्जाइल कर दिया, वहाँ से निकाल दिया, हटा दिया। इसके बाद और टसल बढ़ा, टसल कम नहीं हो रहा था, लगातार इंक्रीज हो, एस्केलेट होते जा रहा था। जब वहाँ के बहुत सारे इधर भी सत्ता चेंज हुआ, उधर भी सत्ता चेंज हुआ, वेनेजुएला के भी राष्ट्रपति बने, दूसरे कोई आए, फिर भी वो टसल कभी कम नहीं हो पा रहा था। अमेरिका हर बार उसको कंट्रोल करना चाहा लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाया और लगातार टसल बढ़ता गया, यहाँ तक कि बराक ओबामा जब वहाँ के प्रेसिडेंट बने, अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, फिर भी उनसे भी वहाँ जो सिचुएशन था वो ठीक नहीं हुआ। बिडेन के साथ भी ऐसा ही था और ट्रंप के साथ भी वैसा ही था। ट्रंप ने तो एक बार सैंक्शन भी लगा चुके थे। कारण भाई, अब ट्रंप देख ही रहे हैं कि ट्रंप ने वहाँ के दोनों, उसके जो प्रेसिडेंट है उसको और उसकी वाइफ को, दोनों को कैप्चर करके न्यूयॉर्क लाए हैं। और उस पर कमेंट क्या करते हैं, कमेंट करते हैं कि अब जो वेनेजुएला है वो रन बाय यूएसए, अब यूएस उसको रन करेगा। ट्रंप कहते हैं कि यूएस विल रन वेनेजुएला, देखिए बोलते हैं, ट्रंप बोलते हैं कि यूएस विल रन वेनेजुएला अंटिल ए न्यू गवर्नमेंट इज इंस्टॉल्ड। जब तक नई सरकार नहीं बनेगी तब तक वेनेजुएला को अमेरिका चलाएगा। अब सोचिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं वो। एक सॉवरेन कंट्री को, एक दूसरा कंट्री उस पर कब्जा करके, उसके प्रेसिडेंट को वहाँ से कैप्चर करके अपने यहाँ ला करके, और जब तक एक नई गवर्नमेंट इंस्टॉल नहीं होगी तब तक वो, अब अमेरिका जो है वहाँ की सिचुएशन को, वहाँ की पॉलिटिकल सारा जो निर्णय, डिसीजन होगा वो लेगा, अमेरिका लेगा। मित्रों, अमेरिका का तर्क क्या है, ये जो प्रेसिडेंट को, वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट एंड हस्बैंड वाइफ को वहाँ से उठा करके अमेरिका लाने, न्यूयॉर्क लाने के पीछे तर्क क्या है। अमेरिका बोलता है, और वहाँ का प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलता है कि ये नार्को टेररिज्म अमेरिका में फैला रहे थे और इसलिए हम नार्को टेररिज्म के अगेंस्ट में मैंने उनको यहाँ लाया है। मैंने बार बार उनको चेतावनी दिया कि आपके तरफ से नार्को टेररिज्म हमारे यहाँ फैल रहे हैं और ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो रहा है।
जिससे हमारे यहाँ उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और वहाँ के जो अमेरिका के जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ स्टेट हैं मार्क रूबियो, वो बोलते हैं कि जो वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट है वो फिग्यूटिव ऑफ अमेरिका यूएस लॉ, जो उनका कहना है कि फिग्यूटिव ऑफ अमेरिकन जस्टिस के फिग्यूटिव है, भगोड़े हैं। कौन? वेनेजुएला के प्रेसिडेंट जो है। इसलिए हम लोग ये एक्शन लिए हैं। अब हम समझते हैं कि क्या इनका एक्शन वैलिड है, लॉफुल है या अनलॉफुल है। अगर लॉफुल है तो कैसे लॉफुल है, अनलॉफुल है तो आखिर एक्शन ये क्यों लिए। वर्ल्ड का जो हेवी बॉडी बना हुआ है वर्ल्ड में यूएन, तो यूएन क्या कर रहा है अगर अनलॉफुल है तो। ये तो स्टेप अमेरिका का अनलॉफुल है और ये अमेरिका अपने पावर के बदौलत ये किया है। अनलॉफुल इस रिगार्डिंग है, अगर अमेरिका को इस तरह के काम करना था तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना हुआ है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका इस चीज़ को ले जाता कि भाई देखिए हमारे यहाँ नार्को टेररिज्म वेनेजुएला के थ्रू फैलाया जा रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि ये हो, और आप इंटरफेयर कीजिए और एक रेजुलेशन लाते, इस रेजुलेशन को वहाँ पास करवाते। बार बार अगर वहाँ रेजुलेशन लाते अमेरिका और उस पर ओवरलुक किया जाता तो सेल्फ डिफेंस में एक्शन ले सकते थे और तब एक्शन ले सकते थे। अगर वहाँ से नहीं हुआ तो वहाँ के जो वेनेजुएला में जो लॉफुल गवर्नमेंट है उससे कंसेंट लेकर कर सकते थे। वो उससे कंसेंट लेते कि भाई आप हम इंटरवेंशन करना चाहते हैं, चाहे वो कहता है कि आप इंटरवेंशन कीजिए, इस पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप वहाँ जाते और इस तरह के करते। लेकिन ये कोई भी काम अमेरिका नहीं किया है, इसलिए ये कंप्लीट अनलॉफुल है और ये ब्रेजन एंड अनलॉफुल है, दोनों है। इस तरह के काम अमेरिका के लिए नहीं करना चाहिए। इससे पहले अमेरिका ये पहली दफ़ा नहीं है जो इस तरह के काम किया है। अमेरिका इससे पहले भी ईरान में, लीबिया में और पाकिस्तान तो हम नहीं चर्चा करेंगे, पाकिस्तान तो इंटरनेशनल टेररिस्ट था वो, तो ईरान और लीबिया में इस तरह के काम वो कर चुका है। तो ये किसी कंट्री का, अगर हम इंटरनेशनल लॉ देखें तो ये कंप्लीट वायलेशन है। जो यूएन चार्टर है उसका आर्टिकल 2 का क्लॉज 4 का ये कंप्लीट जो है वो वायलेशन हुआ है। तो हम देखते हैं यूएन चार्टर के आर्टिकल 2 क्लॉज 4 क्या कहता है। आर्टिकल 2 क्लॉज 4 कहता है कि ऑल मेंबर्स शैल रिफ्रेन इन देयर इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्सेस against the territorial integrity or political independence of any state or in any other manner inconsistent with the purposes of United Nations। उसका साफ कहना है कि all members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state। कोई भी स्टेट किसी एक जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रखता है और इंडिपेंडेंस स्टेट है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है, उसके अगेंस्ट कोई अनदर स्टैंड नहीं ले सकता है जो यूनाइटेड नेशंस के पर्पस के विपरीत हो। तो उसका क्लॉज 2 जो आर्टिकल 2 का क्लॉज 4 जो है यूएन चार्टर का, ये बात स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इसका को कंप्लीट वायलेशन किए हैं अमेरिका ने, अमेरिका बिल्कुल वायलेशन किया है। और इसमें हम इंटरनेशनल लॉ के बारे में यही नहीं, कुछ मीडिया रिपोर्ट तो ये भी बता रहा है कि अमेरिका ने इसको ये भी कहा है कि यूज ऑफ फोर्स ये नहीं है। जो वेनेजुएला के साथ किए हैं ये यूज ऑफ फोर्स नहीं है, बल्कि एक लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन है। लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन है। उनके यहाँ लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन का क्या मायने होता है वो अमेरिका ही समझाएगा। वो तो बोल रहा है कि हमने कोई फोर्स ऑफ लॉ नहीं किए हैं, यूज ऑफ फोर्स नहीं किए हैं, ये लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन हमने किया है। कुछ तर्क इस तरह भी दिए जा रहे हैं कि ये मिला जुला कुछ हुआ है और कंसेंट लॉफुल कंसेंट है। एक क्लेम दिया जा रहा है कि 2020 लॉफुल कंसेंट इसलिए क्लेम दिया जा रहा है मित्रों, कारण कि जब 2024 में इलेक्शन, वहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, तो जो निकोलस मडुरो
मैडुरो के जो ओपोनेंट थे एडमंड गोंजालेस जो था उसका ओपोनेंट था, और उससे छीन करके, उससे चुरा करके इनको बैठाया गया था, मदुरो का प्रेसिडेंट बनाया गया था। उसमें अमेरिका कंप्लीट इंटरफेरेंस किया था। तो ये कंसेंट जो है ना, लॉफुल कंसेंट, इस बेस पर तर्क दिया जा रहा है। जैसे मैंने एक कन्वर्सेशन एक न्यूज़पेपर है वहाँ का, मैंने उसमें पढ़ा और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्लेम ऑफ कंसेंट बाय द लॉफुल वेनेजुएलियन गवर्नमेंट माइट हैव मोर ऑस्टेंसिबल क्रेडिट बिकॉज एविडेंस सजेस्ट दैट 2024 presidential election was stolen from Maduro's opponent Edmundo Gonzalez। तो इस तरह का एक एविडेंस है, और इस बेस पर वो बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा है कि ये क्लेम ऑफ कंसेंट है, लॉफुल कंसेंट है, वहाँ मिला हुआ है। तो ये अमेरिका का यूएन सिक्योरिटी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए था, और उससे इंटरवेंशन के लिए गुहार लगाना चाहिए था रेजोल्यूशन पास करके। कुछ रिपोर्ट तो ये भी बोल रहे हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अमेरिका को कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं दिया था, और ये भी रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जो एग्रेशन वेनेजुएला के थ्रू, वेनेजुएला ने ऐसा कोई एग्रेशन नहीं किया अमेरिका में, उस एग्रेशन का विक्टिम नहीं है जिस तरह से एक्शन अमेरिका ने लिया है। तो ये कंप्लीट वायलेशन है हर जगह से, यूएन चार्टर का वायलेशन है, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, और जो हमारा किसी भी कंट्री का सॉवरेनिटी, डिग्निटी और इंटेग्रिटी और पॉलिटिकल जो उनका इंटेग्रिटी है, उस सब का ये कंप्लीट वायलेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका ने वायलेट किया है, और देखते हैं क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर क्या करती है। और एक और चीज़ हम देखते हैं कि इसका अगर इस तरह का कार्य हुआ वहाँ पे, वहाँ के प्रेसिडेंट को, किसी देश के प्रेसिडेंट को किसी अन्य देश ने अपने यहाँ ले गया, तो आखिर ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम ट्रेड एंगल को यहाँ देखते हैं। तो वेनेजुएला का ट्रेड कंप्लीट पूर्ण रूप से निर्भर है आपका ऑयल पे, गोल्ड पे और सिल्वर पे, और कुछ ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट पर। तो इस तरह के वहाँ का जो इकोनॉमी है इस पर बेस्ड है, ज़्यादातर ऑयल पर बेस्ड है। तो वेनेजुएला से भारत, अगर हम जोड़े कनेक्शन कि भारत का क्या कनेक्शन है, तो भारत के जो वहाँ हमारे जो एम्बेसडर है वेनेजुएला में, उन्होंने ये बात बोला है या बोले हैं कि वेनेजुएला में भारत जो है वेनेजुएला पर ज़्यादा डिपेंड नहीं है ऑयल इंपोर्ट को लेकर के। थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है जो ओएनजीसी के कुछ ऑयल फील्ड यहाँ चलते हैं, ओएनजीसी यहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वही है, ज़्यादा यहाँ भारत इस पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए तो भारत के लिए चिंता का कोई विषय नहीं है। तो आखिर चिंता का विषय किनका है? तो अगर सबसे अधिक कोई वेनेजुएला के इकोनॉमी से भी, वेनेजुएला के ऑयल से कोई ऑयल वहाँ से इंपोर्ट करता है, तो सबसे ज़्यादा चाइना है। चाइना करीब 76% ऑयल वेनेजुएला से वो अपने यहाँ मंगाता है। तो वेनेजुएला इंपोर्ट करता है, चाइना इंपोर्ट करता है। इसके बाद दूसरा अगर कोई हेवी डिपेंडेंट है तो वो है स्पेन है। तीसरा कोई हेवी डिपेंडेंट टर्की है, और ब्राज़ील है चौथा नंबर। अमेरिका का ये भी एक पक्ष है कि हमने इसलिए ये एक्शन लिया क्योंकि वेनेजुएला जो है अमेरिका के जो विरोधी कंट्री है उसके अगेंस्ट वो ज़्यादा दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था। जैसे रसिया, चाइना, टर्की, ईरान, इस सब कंट्री के साथ उसका दोस्ताना संबंध हो गया था, जो अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये भी एक कारण है अमेरिका को इस तरह के कार्य करने का। और ये हमारा ट्रेड एंगल हुआ। अगर हम देखते हैं कि वर्ल्ड का व्यू क्या है इस पे, वर्ल्ड क्या सोचता है इसके बारे में, तो मित्रों वर्ल्ड का जो डिफरेंट लोगों का डिफरेंट व्यू है, तो हम एक बार देखते हैं कि वर्ल्ड क्या कह रहा है इस पे, इस एक्शन पर, अमेरिका के इस तरह के एक्शन पे। अमेरिका के इस तरह एक्शन पे आपका वर्ल्ड जो है, सबसे पहले हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है
एंटोनियो गुटेरेस के बारे में हम सोचते हैं तो एंटोनियो गुटेरेस ने इसका कंडेम किया है और उन्होंने कहा है कि ही इज डीपली कंसर्न्ड दैट द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैव नॉट बीन रिस्पेक्टेड। इंटरनेशनल लॉ के वायलेशन पर उन्होंने गहरी चिंता जताई है और उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं हुआ है जो भी हुआ है। इस बार इजराइल एक कंट्री है जो अमेरिका के सपोर्ट में और ट्रंप को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला है। उन्होंने बोला है, इजराइल प्राइम मिनिस्टर जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उन्होंने कहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर योर बोल्ड एंड हिस्टोरिक लीडरशिप ऑन बिहाफ ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। आई सैल्यूट योर डिसाइसिव रिजॉल्व एंड द ब्रिलियंट एक्शन ऑफ योर ब्रेव सोल्जर्स। उन्होंने एक तरह से खुशी जाहिर की है और प्रेज किया है। जबकि चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने इसका कंडेम किया है और उसने कहा है कि चाइना इज डीपली शॉक्ड एंड स्ट्रांगली कंडेम्स द यूज ऑफ फोर्स बाय द यूएस अगेंस्ट ए सॉवरेन कंट्री एंड द यूएस यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। उन्होंने कहा है ये बात, चाइना नहीं है, चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है और उन्होंने शौक अपनी बहुत ही गहरी चिंता व्यक्त किया है इस चीज़ पर। रसिया भी गहरा चिंता व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है, रसिया का भी कहना है कि आर्म्ड अग्रेशन अगेंस्ट वेनेजुएला, दिस इज डीपली कंसर्निंग एंड कंडेमनेबल। द प्रीटेक्स्ट यूज्ड टू जस्टिफाई सच एक्शंस आर अनफाउंडेड। अगर कहा जाए तो ये पूरी तरह से वर्ल्ड एक दो कंट्री को छोड़कर वर्ल्ड पूरी तरह से नाखुश है क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन हुआ है। यहाँ अमेरिका को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए था। किसी देश, किसी सॉवरेन कंट्री के, किसी पॉलिटिकल इंटेग्रिटी को वायलेट नहीं करना चाहिए था। इसलिए ये कंप्लीट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है और अमेरिका को ये एक्शन, इस तरह का एक्शन नहीं लेना चाहिए था। मित्रों, आज के एपिसोड में यहीं हम आपको छोड़ते हैं, आप भी समझिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।